बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 401 मिड टर्म प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर आपको लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक के तमाम कंसेप्ट्स, MCQs और तमाम सब्जेक्टिव को कवर करवाया जाएगा। आप जानते हैं मेरे चैनल पर पहले से ही CS 401 की जो प्लेलिस्ट है मौजूद है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि स्टूडेंट्स कहते हैं मैम बहुत मुश्किल है, ये हैंड आउट बहुत ज़्यादा टफ़ है और इसके अलावा इसकी कोडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए प्रिपरेशन के नाम से फुल लेक्चर 18 मैंने कवर करवा दिए हैं आपकी 2 वीडियोज़ के अंदर। तो एक बात मैं क्लियर करवा दूं कि 100% रिजल्ट्स के लिए तो आपको लेक्चर्स ही करने पड़ेंगे, आपको हैंड आउट ही करना पड़ेगा लाइन बाय लाइन एक एक चीज़। लेकिन अगर आप सिर्फ 80% तक रिलाई कर सकते हैं तो आप इन 2 वीडियोज़ को देखें, इनको अच्छे तरीके से एनालाइज करें, याद करें और इंशाल्लाह 80% आप स्कोर करेंगे, इस चीज़ की गारंटी है। तो लेट्स स्टार्ट विद मी। सबसे पहला हमारे पास लेक्चर का कंसेप्ट है स्टूडेंट, ये जो साथ आप कोड देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि आप मैम हमें असम्बलर पर भी करवाएं, हमें जस्ट समझ नहीं आती लेक्चर के अंदर से। तो स्टूडेंट ये जो आप देख रहे हैं ये असम्बलर का ही कोड है, इसका कंसेप्ट मैंने यहाँ साइड पे रखा है और असम्बलर का कोड मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। तो आप इसे भी चेक कर लीजिएगा, अगर आप इसे यहाँ पर स्टिमुलेट करते हैं तो 0 एरर आपके पास हो जाता है। और ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं एज इट इज़ आपने अपने पेपर के अंदर लिखनी होती हैं। तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल थी आपके पास। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि IPX88 आर्किटेक्चर कंसिस्ट करता है 14 रजिस्टर के ऊपर। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, कितने रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास IPX में? तो हमारे पास 14 रजिस्टर्स होते हैं। अब जो रजिस्टर्स होते हैं IPX के वो तो 14 हैं, लेकिन हमारे जो रजिस्टर्स हैं, जो तमाम 14 रजिस्टर हैं वो 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP, SP, IP, CS, DS, SS, ES एंड फ्लैग्स। तो ये हमारे पास 14 रजिस्टर हो गए। अब अक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है, जिसे हम A भी कहते हैं? तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक्सप्लिसिटली यूज़ होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए। इसके बाद है बेस रजिस्टर। बेस से जैसे नाम से ही जाहिर है, तो ये होल्ड करता है हमारी बेस एड्रेस को फॉर मेमोरी मैनिपुलेशन। जो हमने मेमोरी मैनिपुलेशन करनी होती है उसके लिए बेस एड्रेस को कौन रखता है? हमारा बेस रजिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास है काउंटर रजिस्टर, जो हमारे पास बेसिकली काउंटिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो देखें काउंटर CS, यहाँ पर आपने याद रखना है CX हम काउंटर के यूज़ करते हैं। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड एज आ काउंटर फॉर लूप। ये काउंटर के लिए यूज़ होता है। डेटा रजिस्टर को हम DX रजिस्टर कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट? ये होल्ड करता है हमारे पार्शियल डेटा को फॉर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड पोर्ट्स। जो हमारी पोर्ट्स होती हैं उनको क्या करता है? ये डिवाइड करता है ताकि जो पार्शियल डेटा है इनमें रखा जा सके। IPX इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करता है? ये होल्ड करता है ऑफसेट को ऑफ द नेक्स्ट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन के लिए हमारे सेट को होल्ड करता है ये। और नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी एड्रेस। तो मेमोरी एड्रेस क्या करता है? एड्रेस ऑलवेज ट्रैवल स्ट्रिक्टली फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमोरी डायरेक्शन। ये स्ट्रिक्टली हमारे पास प्रोसेसर से मेमोरी डायरेक्शन को क्या कर रहा होता है? पॉइंट आउट कर रहा होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारी जो मेमोरी होती है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट ये। और मेमोरी एड्रेस हमेशा प्रोसेसर से जाता है मेमोरी की तरफ। डेटा बस हमारे पास बाई डायरेक्शनल होती है, जबकि एड्रेस बस हमारे पास यूनी डायरेक्शनल होती है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। 8088 इज़ अ 16 बिट रजिस्टर बट यूटिलाइज अ 20 बिट एड्रेस बस। 88 हमारे पास जो रजिस्टर है वो 16 बिट प्रोसेसर रखता है, बट ये यूटिलाइज करता है सिर्फ 20 बिट्स को। तो अब हम इस लेक्चर के MCQ करते हैं। सबसे पहला MCQ है, द APX रजिस्टर 88 आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी रजिस्टर्स? 14 रजिस्टर्स। इन असेंबली द CX रजिस्टर इज नॉर्मली अ काउंटर रजिस्टर। Memory address always go from processors to memory.
8088 इज़ अ डैश बिट प्रोसेसर विद अ 20 बिट एड्रेस। हमारा जो 808 होता है उसके अंदर कितनी बिट्स होती हैं, तो उसके अंदर 16 बिट्स होती हैं और ये होल्ड करता है 20 बिट एड्रेस बस को। विच एड्रेस होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जीक्यूटेड। तो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होती है उसे IPX रजिस्टर होल्ड करता है। सॉरी स्टूडेंट, IPX भी मैंने मार्क करना था। ये देखिए यहाँ पर आप इसका कंसेप्ट भी देख सकते हैं। डेटा बस इज़, हमारी जो डेटा बस होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है या फिर बाई डायरेक्शनल होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है MCQ ये आपका। हमारी डेटा बस हमेशा बाई डायरेक्शनल होती है। द अक्यूमुलेटर रजिस्टर इज़ AX रजिस्टर। अब हम इसका सब्जेक्टिव कर लेते हैं। नेम द 4 जनरल पर्पज़ रजिस्टर इन 8088। तो 4 जनरल पर्पज़ रजिस्टर आपके पास कौन से होते हैं? अक्यूमुलेटर, बेस, काउंटर और डेटा, यानी कि जिनके लास्ट पर X आ रहा होता है ना स्टूडेंट, वो हमारे जनरल पर्पज़ रजिस्टर होते हैं। ये MCQ भी पूछा जा सकता है। आपके पास डिफरेंट सेट्स होंगे, आपने बताना है कि आपके पास जनरल पर्पज़ रजिस्टर का कौन सा सेट है। तो सिंपल सी ट्रिक है, जिसके एंड पर X आ रहा है वो हमारा जनरल पर्पज़ रजिस्टर है। व्हाट इज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द IPX रजिस्टर? तो IPX रजिस्टर का स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है? ये होल्ड करता है एग्जैक्ट ऑफसेट एड्रेस को ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। अब लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट आपकी जो एड्रेस बस और डेटा बस के डिफरेंस आ सकता है, जैसे मैंने आपको काफ़ी बार डिस्कस किया है कि आपके पास इन तीनों का कंसेप्ट लिखा होगा। आपने क्या करना है, आपने उस कंसेप्ट के कोरोस्पोंडिंग उसकी टर्म को लिखना है। जैसे अब एड्रेस बस का अगर जैसे लिखा है ना कि दिस इज़ अ यूनिडायरेक्शनल, तो आपने बताना है यूनिडायरेक्शनल क्या होता है। एड्रेस होती है हमारे पास या डेटा बस होती है, तो आपने लिखना है डेटा एड्रेस बस। और ये हमारे पास प्रोसेस किधर को कर रही होती है? प्रोसेसर टू मेमोरी। और ये डिटरमाइन क्या करती है? लोकेशन को। इसकी विड्थ कितनी होती है हमारे पास? 8088 में 1 MB से मैक्स होती है। डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है, ये कैरी करती है ओरिजिनल एड्रेस को। और इसकी जो विड्थ होती है APX में वो डिटरमाइन करती है हमारी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड को। लेक्चर नंबर 2 कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है अ बिट एड्रेस बस हैज़ एग्जैक्टली 1 MB ऑफ फिज़िकल मेमोरी। हमेशा याद रखिए हमारी जो 20 बिट एड्रेस होता है, एड्रेस बस होती है, वो एक्सेस कर सकती है 1 MB की मेमोरी को फिज़िकली। रजिस्टर आर 16 बिट, हमने पीछे भी पढ़ा था 16 बिट रजिस्टर होते हैं। सो दे कैन ओनली होल्ड 64 KB एड्रेस डायरेक्टली। स्टूडेंट आपका जो हैंड आउट है ना उसमें ये चीज़ें इतनी ज़्यादा घुमा के लिखी हुई हैं कि पता ही नहीं चल रहा होता कि ये कंसेप्ट किस चीज़ का है। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको लिख कर दे दिए हैं, यही वो की पॉइंट्स हैं जो आपके हैंड आउट से मैंने फेच किए हैं। मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू लॉजिकल सेगमेंट ऑफ 64 KB टू ओवरकम। तो अब देखिए हमारी जो फुल रजिस्टर्स होते हैं ना वो 16 बिट के, तो वो 64 को होल्ड कर सकते हैं। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारी जो मेमोरी है हम उसको लॉजिकल सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। कितने लॉजिकल सेगमेंट्स में या कितनी KB के लॉजिकल सेगमेंट्स में? 64। फिजिकल एड्रेस इज कैलकुलेटेड बाय, जो फिजिकल एड्रेस है उसे हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? सेगमेंट स्टार 16 प्लस ऑफसेट। सेगमेंट स्टार 16 मीन्स, अब इसका मतलब क्या होता है? एडिंग अ ज़ीरो एट द एंड ऑफ एंड इन हेक्सा शिफ्ट लेफ्ट 4 बिट्स। तो स्टूडेंट ये आपने लेक्चर के अंदर चीज़ डिस्कस की है कि हमारा जो जब हम देखिए ना, अब हमने 20 बिट का एड्रेस बनाना है, हमारे पास हैं तो 16 बिट्स, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी जो 4 बिट्स होती हैं उनको शिफ्ट करवा देते हैं राइट साइड पर। इसी तरह अगर 20 का है और हमने 16 का बनाना है तो हम उसे राइट साइड पर शिफ्ट करवा देते हैं। सेगमेंट रजिस्टर CS कोड DS SS एंड ES, जो हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट MCQ है अगेन कि आपके पास जो सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास CX रजिस्टर यानी कि कोड, DS SS एंड ES। CS इज़ ऑलवेज पेयर्ड विद IP। तो जो हमारे पास कोड रजिस्टर होता है ना, कोड सेगमेंट, वो हमेशा
आईपी के साथ पेयर्ड होता है। देखिए ना, अगर हमारे पास जो कोड है, जाहिर सी बात है वही उसका एड्रेस होगा। अगर कोड एक इधर से, फॉर एग्जांपल हमारा अगर कोड यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये मूव कर जाता है यहाँ पर, तो एग्जैक्टली हमारी जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। यही चीज़ होती है हमारे सेगमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है एस एस इज़ ऑलवेज पेयर्ड विद एस पी एंड बी पी। ये एमसीक्यू है आपका, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसको हम, हमारे पास जो स्टैक रजिस्टर होता है और हमारे पास बेस रजिस्टर होता है, ये पेयर्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे के साथ हम इनको पेयर कर सकते हैं। DS इज जनरली पेयर्ड विद, जो DS रजिस्टर होता है ना हमारे पास डेटा सेगमेंट, उसको हम पेयर करते हैं SI के साथ, DI के साथ और BX के साथ। ये स्टूडेंट आपकी जो लाइंस हैं ये याद करने वाली हैं। लिटिल इंडियन फॉर्मेट, जो लिटिल इंडियन फॉर्मेट था वो क्या करता था, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को स्टोर कर देता था एट लोअर मेमोरी एड्रेस। इम्पोर्टेंट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को स्टोर कर देता था लोअर मेमोरी एड्रेस के ऊपर। अगर स्टूडेंट आपने लेक्चर सीरीज़ नहीं वॉच की तो फिर भी आप बेफिक्री से इन लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। 3 लेक्चर्स में आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। नेक्स्ट हम कर लेते हैं लेक्चर नंबर 2, द फिज़िकल एड्रेस कैलकुलेशन फार्मूला। जो फिज़िकल एड्रेस होता है, अगर हमने उसको कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास इसका क्या फार्मूला होता है। तो हमारे पास फार्मूला होता है सेगमेंट स्टेरिक 10H प्लस ऑफसेट। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमारे सेकंड लेक्चर के अंदर तो ये ऑफसेट वाला टॉपिक नहीं है या ये एमसीक्यू नहीं है। तो स्टूडेंट, ये जो एमसीक्यू हैं आपकी पास्ट पेपर, आपके हैंडआउट और क्विज़ेस दोनों से लिए गए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक आध एमसीक्यूज़ आपका लेक्चर 4 से भी आ जाए, 16 से भी आ जाए, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो 18 लेक्चर तक ही कवर है इस पोर्टल के अंदर। विच सेगमेंट इज़ एक्सप्लिसिटली पेयर्ड विद IP। अभी हम पढ़ के आए हैं कि IP के साथ कौन सा सेगमेंट पेयर्ड होता है। तो स्टूडेंट, IP के साथ हमेशा CS का सेगमेंट पेयर्ड होता है। इन लिटिल इंडियन फॉर्मेट द लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट इज स्टोर्ड एट लीस्ट, जो लिटिल इंडियन फॉर्मेट होता है उसके अंदर लिटिल जो हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होती है वो कहाँ पर जाकर स्टोर होती है, तो वो हमारी लोअर एड्रेस पर जाकर स्टोर होती है। तो एक्सेस 1 MB मेमोरी द एड्रेस बस मस्ट एक्सप्लिसिटली, एग्जैक्टली जो हमारी एड्रेस बस है उसको कितना होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। आपको मे बी अभी आपको मैंने पढ़ाया है, आपके माइंड में हो कि 1 MB को एक्सेस करने के लिए 20 बिट होना चाहिए एड्रेस बस को। स्टैक सेगमेंट रजिस्टर इज़ आइडेंटिफाइड बाय, देखिए मैंने अभी बोला था ना कि आपने याद करना है कि हमारे पास SS रजिस्टर किसको फाइंड आउट करता है, CS किसको करता है। तो SS स्टैंड फॉर स्टैक सेगमेंट। आ सेगमेंट कैन बी मैक्सिमाइज्ड डैश इन साइज 8088, किससे ज़्यादा इसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, 64 KB। विच रजिस्टर इज़ नॉर्मली यूज टू होल्ड बेस एड्रेस ऑफ डेटा सेगमेंट। बेस एड्रेस को कौन होल्ड कर रहा होता है, BX रजिस्टर। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द एग्जैक्ट फिजिकल एड्रेस ऑफ CSIP 100.0100। तो आप इसके एड्रेस को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट, सिंपली आपने जो ऑफसेट का फार्मूला पढ़ा है उसके अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। आपने CS की वैल्यू को पुट करना है, आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 10H के साथ और प्लस करवा देना है आपने IP की वैल्यू को, यानी कि ऑफसेट को। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आता है वो हमारे जो 3 नंबर होते हैं उसको रिजर्व कर लेगा। लिटिल इंडियन फॉर्मेट हमारे पास क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है नंबर्स को स्टोर करने का जहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट यानी कि LSB को स्टोर करते हैं हम लोएस्ट पोजीशन या लोएस्ट मेमोरी एड्रेस के ऊपर, जबकि हमारी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसको हम कहाँ पर स्टोर करते हैं, उसे हम हायर एड्रेस के ऊपर स्टोर करते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी सेगमेंटेशन इन 8088 प्रोसेसर। तो मेमोरी सेगमेंटेशन को हमने एक्सप्लेन करना है। सिंस 8088, जब 808 आया था हमारे पास तो ये 16 बिट रजिस्टर था बट 20 बिट एड्रेस बस, लेकिन जो हमारी एड्रेस बस थी वो तो 20 बिट की थी यानी कि 1 MB। इट कांट एड्रेस
फुल मेमोरी विद 1 रजिस्टर। तो ये वाला जो एड्रेस था ये फुल मेमोरी एक रजिस्टर में नहीं आ सकती थी, तो हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया अपनी मेमोरी को इनटू 64 KB सेगमेंट्स। अ लॉजिकल एड्रेस इज गिवन एज अ सेगमेंट। हमारा जो लॉजिकल एड्रेस होता है, ये MCQ भी है आपका, कि लॉजिकल एड्रेस को हम गिवन करते हैं एज अ सेगमेंट ऑफसेट। द प्रोसेसर कैलकुलेट, जो प्रोसेसर होता है वो कैलकुलेट करता है 20 बिट फिजिकल एड्रेस को। ठीक है, प्रोसेसर 20 बिट फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करता है कैसे, बाय शिफ्टिंग द सेगमेंट रजिस्टर, शिफ्ट करता है सेगमेंट रजिस्टर को लेफ्ट बाय 4 बिट एडिंग अ हेक्सा ज़ीरोज़। हेक्सा ज़ीरोज़ के जो 4 बिट्स होते हैं उनको ऐड करके लेफ्ट साइड पर, एंड एडिंग द 16 बिट ऑफसेट, और फिर वो क्या कर देता है, अपनी 16 बिट ऑफसेट के अंदर इसको ऐड कर देता है। तो ये वाला जो आपका कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके MCQ के लिहाज से भी और आपके शॉर्ट लॉन्ग के लिहाज से। लेक्चर नंबर 3 पर आ जाते हैं हम। द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, हमारी जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन थी स्टूडेंट्स वो कौन सी थी, तो वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम फाइल मस्ट बी ऑफसेट 0 मल्टीप्लाई 0 1 0 0। ये वाला MCQ आपके क्विज़ में बार बार आ रहा है, आपके प्रैक्टिकल में भी बार बार आ रहा है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना। कॉम फाइल हैज़ कोड, जो कॉम फाइल होती है उसके पास कितनी चीज़ें होती हैं, एक कोड होता है, एक डेटा होता है और स्टैक, इंपॉर्टेंट है ये। ऑल क्रेम्ड इन अ सिंगल, और ये जो तीनों चीज़ें होती हैं वो क्रेम्ड किस में होती हैं, 64 बिट सेगमेंट्स के अंदर। हमारा जो ORG यानी कि ऑर्गेनाइज करता है 0 मल्टीप्लाई 0 1 0 0 को, यानी कि ऑफसेट को। ये डायरेक्टिव हमें क्या करता है, ये हमें बताता है कि असेंबलर का जो ऑफसेट है वो स्टार्ट हो चुका है, स्टार्टिंग ऑफसेट ऑफ द असेंबलर। द मूव इंस्ट्रक्शन, जो मूव इंस्ट्रक्शन होती है वो हमें क्या बताती है स्टूडेंट्स, वो बताती है कि इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र कर दे डेटा को फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या बताती है कि ट्रांसफ़र कर दो डेटा को कहाँ से, सोर्स से डेस्टिनेशन के पास। मूव डेस्टिनेशन सोर्स इज़ अ स्ट्रिक्ट सिंटैक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास सिंटैक्स क्या होता है कॉम फाइल्स के अंदर, तो सिंटैक्स होता है हमारे पास, पहले आती है मूव इंस्ट्रक्शन, फिर आती है हमारे पास डेस्टिनेशन और फिर आता है सोर्स। वैसे आम रूटीन में तो पहले सोर्स आना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, लेकिन नहीं, हमारे पास इससे इन्वर्ट हो जाता है। तो आपने याद रखना है, हमारी डेफिनेशन में जो तरतीब होती है उससे इन्वर्ट हो जाता होता है हमारा कंसेप्ट। कैन नॉट मूव मेमोरी टू मेमोरी। देखें, हमारे पास मेमोरी से मेमोरी जो कन्वर्जन होती है वो इलीगल है। हम मेमोरी से मेमोरी के अंदर कन्वर्जन नहीं कर सकते या मूव नहीं कर सकते। ये MCQ आपका इम्पोर्टेंट है और आपको याद होगा स्टूडेंट, आपकी असाइनमेंट के अंदर भी ये चीज़ आई है। नेक्स्ट है हमारे पास ऐड AX BX एड्स BX टू AX एंड स्टोर द रिजल्ट इन AX। अगर हमारे पास ये जो इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट, ये आपसे पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि ऐड AX BX एड्स, आगे डैश लगा होता है, तो ये किसको ऐड करता है, तो आपने याद रखना है ये BX को। क्यों, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि पहले आती है हमारे पास डेस्टिनेशन, तो मतलब मंजिल ये है, ऐड इसके अंदर होना है, ये जो A है हमारे पास, और ऐड किस नहीं होना है, सोर्स कौन है हमारे पास, BX, तो जाहिर सी बात है हमारी डेस्टिनेशन AX ही बनेगी। तो इस चीज़ को आपने, इस कंसेप्ट को आपने नहीं भूलना। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्राम टर्मिनेशन इज़ डन यूजिंग मूव AX। प्रोग्राम टर्मिनेशन हम किस तरह से डन करते हैं, हम डन करते हैं मूव AX 0 क्रॉस 4C 0 0 एंड इंट 0 मल्टीप्लाई 21। इसको भी आपने एज इट इज़ याद कर लेना है फॉर द MCQ। लेबल्स, अब लेबल्स क्यों यूज़ होते हैं, लेबल्स आर यूज टू मार्क मेमोरी एड्रेस सिम्बॉलिकली। तो जब हमने किसी भी मेमोरी, वैसे तो हम मेमोरी एड्रेस को 0 1 की फॉर्म में लिख रहे होते हैं, बाइनरी फॉर्म में लिख रहे होते हैं, हमारे ऑप कोड्स की फॉर्म में लिख रहे होते हैं, लेकिन हमारे जो लेबल्स हैं उनको अगर हम सिम्बॉलिकली प्रेजेंट कर दें मेमोरी एड्रेस में, तो वो हमारे पास लेबल होता है। सॉरी, हम एड्रेसेस को अगर मार्क कर दें मेमोरी एड्रेस के अंदर सिम्बॉलिकली, तो दैट्स आर द लेबल्स। अब ऑप कोड क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है ना
कि जैसे अब मूव है, तो मूव एक इंस्ट्रक्शन होती है, इसको हम MOV लिख देना, जो शॉर्ट नेम लिख देते हैं, उसे हम मिनोमिक्स भी कहते हैं और इसे हम ऑप कोड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, रिमूव कर लें इसको हम, हाँ जी, तो कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स स्टार्ट विद अ सेमी कॉलन। जो भी कमेंट्स होते हैं उनको हम स्टार्ट किसके साथ करते हैं? हम उससे स्टार्ट करते हैं सेमी कॉलन के साथ, एंड इग्नोर्ड बाय असम्बलर। और जो हमें वैसे भी पता है ना कि जो कमेंट्स होते हैं उनको हमारा जो असम्बलर होता है एग्जीक्यूट नहीं करता। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये स्टूडेंट हम कर चुके हैं अभी कंसेप्ट के अंदर भी कि पहली इंस्ट्रक्शन कौन सी थी। नेक्स्ट हमारे पास है विच इंस्ट्रक्शन सेफली टर्मिनेट आर डोज। तो टर्मिनेट हमारी कौन सी कमांड करवा देती है, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया है। विच डेटा मूवमेंट इज स्ट्रिक्टली इलीगल। मेमोरी टू मेमोरी मूवमेंट इलीगल होती है। इन मूव AX BX द सोर्स ऑपरेंड इज। जब हम देखें मूव करना है AX को BX के अंदर, तो आपको पता है ना पहले तो डेस्टिनेशन आती है, मतलब AX तो डेस्टिनेशन है हमारी, तो सोर्स कौन होगा? सोर्स हमारा होगा BX। What does the directive ORG 0 × 0 1 1 do? तो ये क्या करता है? ये हमारे डिफाइन करता है ओरिजिन को या फिर ऑफसेट को, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट को, कि हमारा जो असेंबली का कोड है वो स्टार्ट हो चुका है। अब जो हमारे पास कमेंट होते हैं असेंबली लैंग्वेज में, वो किससे बिगिन होते हैं? तो डैट बिगन विद सेमी कॉलन। याद रखना है स्टूडेंट, C++ में हमारे पास स्टैटिक से प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास इस तरह डबल जो सैम्पल होता है उससे प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारी जो असेंबली लैंग्वेज होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं सेमी कॉलन से। कॉम प्रोग्राम मेमोरी मॉडल रिलाइज ऑन। कॉम प्रोग्राम मेमोरी मॉडल किस पर रिलाई करता है? सिंगल सेगमेंट के ऊपर रिलाई करता है। विच राइट द हमारे पास वाई डू कॉम फाइल ऑलवेज स्टार्ट विद द ऑफसेट। क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि द फर्स्ट 256 बाइट आर रिजर्व्ड फॉर प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्सेस कंटेन OS कंटेन इंफॉर्मेशन एंड कमांड लाइन पैरामीटर्स। ये कमांड लाइन पैरामीटर्स को कंटेन कर रहा होता है, डेट्स वाई इसका जो ऑफसेट है हम उसको यूज करते हैं। इज MOVX num1 num2 आर वैलिड इंस्ट्रक्शन? नो। हमने पढ़ा है ना कि मेमोरी टू मेमोरी तो अलाउ ही नहीं है, और आपको पता है अगर हम ब्रेसेस लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसके num1 के एड्रेस को उठाओ, मूव करवा दो किसके अंदर, सॉरी num2 के एड्रेस को उठाओ, उसे मूव करवा दो num1 के एड्रेस पर। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक के एड्रेस को दूसरे के एड्रेस पर ले जाएं? यानी कि मेमोरी टू मेमोरी कन्वर्जन या डेटा ट्रांसफर इज नॉट अलाउड। इसी तरह राइट अ कंप्लीट सिंपल प्रोग्राम टू ऐड 5 and 10 एंड टर्मिनेट ग्रेसफुली। तो इतना सिंपल सा आपके पेपर में प्रोग्राम आना है। वो जो मेरे लेक्चर्स हैं, जो सर के लेक्चर हैं, वहाँ पर कमेंट्स आ रहे होते हैं मैम क्या करें, इतने प्रोग्राम्स हैं कैसे करें? तो स्टूडेंट वो सिर्फ आपको एग्जाम्पल दी जाती है, आपको कंसेप्ट ग्रैब करवाया जाता है, जो एग्जाम्पल्स दी जाती हैं आपकी बुक के अंदर, ताकि आपका हैंड आउट मिस ना हो, कोई पॉइंट मिस ना हो। लेकिन आपके पास जो जो आपके पास कोड आना है वो तो सिंपल सा होगा। पहली आप ऑफसेट याद कर लें जो स्टार्ट होता है, लास्ट पर आपकी जो लास्ट टर्मिनेट इंस्ट्रक्शन है उसको पुट कर दें। अब करना क्या है, आपने 2 नंबर्स 5 और 10, अब आपने एक को बना लेना है अपनी डेस्टिनेशन और दूसरे को हमने बना लेना है सोर्स। और आपको पता है डेस्टिनेशन हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, और बात किसकी हो रही है? ऐड की। तो एब्सोल्युटली ऐड और सब्ट्रैक्ट तो एक्यूमुलेटर ने करना है, तो हम क्या करेंगे? मूव करवा देंगे एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर किसको? 5 को। ठीक है, यहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं, तो हम 5 को मूव करवा देंगे AX के अंदर। अब हमारे पास जो 10 है उसको हम मूव करवा देंगे BX के अंदर। अब हम BX की वैल्यू को किसके अंदर मूव करवा देंगे? AX के अंदर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 10 प्लस हमारे पास 10 + 5 हमारे पास बन जाता है 15। ठीक है, और हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। लेक्चर नंबर 4। ये देखें स्टूडेंट, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना अपनी कमेंट को, तो ये देखें ये जो हमारा असम्बलर है ना उसके अंदर हमने इसी को कमेंट किया होगा, आपने देखा होगा ना डॉक्स बॉक्स के अंदर यही वाला सीक्वेंस यूज़ हो रहा होता है। तो ये देखें ये भी हमारी कमेंट है कि लेक्चर नंबर 4 का ये कोड है, और इसका कंसेप्ट हमारे पास क्या है कि हमने एड्रेस और डेटा के अंदर डिस्टिंग्विश करना है। और ये देखें अब हमारा जो मूव AX num1 है ये क्या कर रहा है? इमीडिएट एड्रेसिंग कर रहा है। और ये होता क्या है? ये लोड करता है हमारे ऑफसेट को
कहाँ पर 2 मिनट्स, ये देखें ये इमीडिएट क्या कर रहा होता है एड्रेसिंग, ये लोड कर रही होती है हमारे ऑफसेट एड्रेस को ऑफ नम 1 इंटू AX, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट, ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये आप खुद देखिएगा, क्योंकि अब वीडियो को इतना हम लेंथी नहीं कर सकते, तो इसको आपने खुद देखना है। ये तमाम जो चीज़ें हैं हम इसके जो सिंपल कंसेप्ट है इसको कवर कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो DB हमारे पास क्या होता है, DB डिफाइन बाइट, ठीक है। DB स्टैंड फॉर डिफाइन बाइट, और ये कितनी बाइट को रिजर्व करता है, 8 बिट्स इन अ मेमोरी। DW क्या होता है, DW डिफाइन करता है हमारे वर्ड को, और ये रिजर्व करता है हमारी 16 बिट्स को मेमोरी के अंदर। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल आर जस्ट लेबल्स, वेरिएबल जस्ट हमारे पास लेबल्स होते हैं जो मार्किंग कर रहे होते हैं एग्जैक्टली ऑफसेट ऑफ द मेमोरी लोकेशन। तो मेमोरी लोकेशन के एग्जैक्ट ऑफसेट को मार्क कर रहे होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट, अब स्क्वायर ब्रैकेट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी कि लेबल के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट मैंडेटरी है। किस लिए मैंडेटरी है, टू एक्सेस द मेमोरी कंटेंट, ताकि हम उसकी जो मेमोरी एड्रेस है उसको एक्सेस करें, ना कि उसके डेटा को। तो दैट्स वाई लेबल के इर्द गिर्द जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है वो कंपल्सरी होती है। ये आपने MCQ के लिहाज से याद करना है। विदाउट ब्रेसेस, विदाउट ब्रेसेस क्या होता है, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या होता है, मूव AX लेबल यू गेट द एड्रेस ऑफ द लेबल। आप क्या करेंगे, एड्रेस ले लेंगे किसका, अपने लेबल का, लेकिन आप उसकी जो मेमोरी कंटेंट है उसको एक्सेस नहीं कर सकते। वो बिल्कुल उलट है हमारी जो हम जो सिंपल पढ़ रहे थे ना एड्रेसिंग वाला, उससे उलट है। वहाँ पर तो हम उसके एड्रेस को कर रहे थे ना, लेकिन लेबल के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने से हम किसको एक्सेस करते हैं, मेमोरी के कंटेंट को। मूव AX num 1, लोड द वर्ड एट एड्रेस num 1 इंटू AX, यानी कि डायरेक्ट एड्रेसिंग। अब आपसे पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है, उसकी कोई एग्जांपल दें। तो ये जो लाइन है ये आपकी पूरी डेफिनेशन है, आपकी तमाम जो कंसेप्ट है उनको भी क्लियर करती है कि मूव AX जो हमारे पास होता है, मूव AX num 1, ये क्या कर रही होती है, ये लोड कर रही होती है किसको, हमारे वर्ड के लेवल पर। देखिए वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि 16 बिट्स को किस पर, एड्रेस पर, किसके एड्रेस पर, num 1 के एड्रेस पर, किसके अंदर, AX के अंदर। और इसको हम कहते क्या हैं, इसको हम डायरेक्ट एड्रेसिंग कहते हैं। असेंबलर रिप्लेस लेबल्स विद एक्चुअल न्यूमेरिकल ऑफसेट ड्यूरिंग द असेंबली। तो असेंबलर क्या करता है, रिप्लेस करता है हमारे लेबल्स को विद एक्चुअल न्यूमेरिकल ऑफसेट, एक्चुअल न्यूमेरिकल ऑफसेट के साथ, किसके दौरान, असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो डेटा डेफिनेशन डायरेक्टिव डू नॉट जनरेट एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। जो डेटा डेफिनेशन डायरेक्टिव होता है वो कभी भी हमारे लिए एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड को जनरेट नहीं करता। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डेटा इज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। इम्पोर्टेंट, आपसे ये स्टेटमेंट पूछी जाती है, डेटा इज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। तो ये क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है कि एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेसिंग इज डायरेक्टली गिवन इन द ब्रैकेट। जो डायरेक्ट हमारे पास एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेसिंग है उसको हमने किसके अंदर दे दिया है, अपनी ब्रेसेस के अंदर दे दिया है। जी हाँ, तो विच कीवर्ड डायरेक्टिव इज यूज टू रिजर्व 8 बिट, 8 बिट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, DB को। वट मेक DB डिफरेंट फ्रॉम DW। देखें DB के अंदर हमारे पास 8 बिट्स होती हैं, ठीक है, और DW के अंदर हमारे पास 16 बिट्स होती हैं। विच ब्रैकेट स्पेसिफाई द टू एक्सेस द मेमोरी कंटेंट। तो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट स्पेसिफाई करती हैं। मूव AX 5 यूज विच ड्रेसिंग मोड। मूव AX, देखें एक कांस्टेंट को हम मूव करवा रहे हैं, किसके अंदर, हम अपने अक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर मूव करवा रहे हैं। तो ये एड्रेसिंग हमारे पास कौन सी होती है, इमीडिएट ड्रेसिंग, बहुत जल्दी जल्दी जो हम कर रहे होते हैं। और जहाँ पर हम ब्रेसेस लगाकर उसके अंदर अपना नम पास करवा रहे हों तो ये हमारे पास कौन सी ड्रेसिंग होती है, डायरेक्ट ड्रेसिंग। अ लेबल इन असेंबली फंडामेंटली प्रेजेंट आ, जो लेबल होता है वो असेंबली के अंदर हमारी किस चीज़ को प्रेजेंट करता है, तो एक मेमोरी के ऑफसेट को। मेमोरी मस्ट बी प्लेस्ड आफ्टर प्रोग्राम एग्जिट।
तो डिफ्रेंशिएट करना है आपने DB और DW के दरमियान। तो आप इसके कंसेप्ट को यहाँ से नोट कर सकते हैं। व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन मूव AX नम। अच्छा जी, तो ये वाला जो डिफरेंस है ना स्टूडेंट, अब तो होप तो आपको बिल्कुल रट गया होगा। ये लेक्चर 4 में सिर्फ यही चीज़ है जिसके लिए हमने इतनी ज़्यादा एफर्ट की हुई है। तो क्या होता है, मूव AX के अंदर आपने num1 को मूव करवाना होता है, जो मूव्स कर देता है एड्रेस ऑफ, यानी कि ऑफसेट ऑफ, एड्रेस और ऑफसेट एक ही बात है। उसको num1 के अंदर num1 के एड्रेस को किसके अंदर मूव करवा देता है, हमारे AX के अंदर, जिसे हम इमीडिएट एक्यूमुलेटर कहते हैं। तो और हमारा जो मूव एक्स num1 है और जिसके अंदर ब्रेसेस लगी हैं, वो क्या करवाता है, मूव करवाता है हमारे मेमोरी कंटेंट को जो स्टोर्ड होता है हमारी AX के ड्रेस के ऊपर, जो हमारी डायरेक्ट है। तो देखें, डायरेक्ट की आ जाए तो आप ये डेफिनेशन लिख के आ जाइएगा, और ये एग्जांपल अगर इमीडिएट की आ जाती है तो आप इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से नोट कर सकते हैं, ये जो ऊपर लिखी हुई है, और इसी को आप डेफिनेशन बना सकते हैं। इमीडिएट और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को डिफाइन करना है विद कोडेड एग्जांपल। तो अगेन वही चीज़ है आपकी। बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट, तो बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है कि एड्रेस इज हेल्ड डायनेमिकली इन अ बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट के अंदर एड्रेस को हेल्ड करवाते हैं डायनेमिकली इन अ बेस। किस तरह से, BX एंड BP, तो दो तरह से हम इसको करवाते हैं। और किस तरह से स्टूडेंट, हम ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर पहले हम BX लगाते हैं यानी कि बेस रजिस्टर, और नेक्स्ट हम क्या लगाते हैं, बेस पॉइंटर। तो इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट, देखें इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है कि एड्रेस इज हेल्ड इन अ इंडेक्स रजिस्टर। जो एड्रेस होता है वो कहाँ पर हेल्ड होता है, इंडेक्स रजिस्टर के अंदर, और हम उसको लिखते कैसे हैं, SI, यानी कि हमारे सोर्स का इंडेक्स, और उसके साथ हम किसको राइट करते हैं स्टूडेंट्स, रिमूव इट, किसके एड्रेस को स्टूडेंट, इसके साथ हम हेल्ड करवा देते हैं SI को और DI को। बेस प्लस इंडेक्स मोड के अंदर क्या होता है, BX प्लस SI, BX प्लस ID, BP प्लस SI एंड BP प्लस DI। स्टूडेंट ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जो ऑर्डर है ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। देखिए यहाँ पर हमने एक रजिस्टर लिया है बेस रजिस्टर, उसको हमने सोर्स के साथ भी इसकी एडिशन करवा दी है, यानी कि सोर्स के एड्रेस के साथ या मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हम इसकी एडिशन करवा रहे हैं, और यहाँ पर हम डेस्टिनेशन के साथ भी करवा रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने बेस पॉइंटर लिया है जो पॉइंट आउट कर रहा है हमारी किसके, सोर्स के इंडेक्स को, और BP हमने अगेन लिया है जो हमारी डेस्टिनेशन के एड्रेस को भी पॉइंट कर रहा है। BX डिफ़ॉल्ट टू रीड फ्रॉम DS सेगमेंट, BX जो होता है वो डिफ़ॉल्टली हमारे DS सेगमेंट से रीड करने के लिए यूज़ होता है, जबकि BP डिफ़ॉल्टली रीड करता है SS सेगमेंट को। वही जो हमने अभी थोड़ी देर ऊपर भी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले, SI एंड DI डिफ़ॉल्ट रीड फ्रॉम द DS। तो SI और हमारे पास जो DS होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे SI और DI किससे रीड कर रहे होते हैं, हमारे DS से। इसी तरह हमारी जो दीज मोड्स आर क्रूशल फॉर एरे ट्रांसवर्सल, ये जो मोड्स होते हैं किसके लिए ज़रूरी होते हैं, ये क्रूशल होते हैं हमारी एरे के ट्रांसवर्सल के लिए, हमारे लूप्स के लिए, हमारी जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन हो रही होती है उसके लिए। यू कैन ऐड कांस्टेंट ऑफसेट, आप ऐड कर सकते हैं कांस्टेंट ऑफसेट को किस तरह से, BX+2 और BX+num1, यानी कि बेस प्लस डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास अलाउ होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। मेमोरी टू मेमोरी जो ट्रांसफ़र है वो अलाउ नहीं होता, लेकिन ये जो हमारे पास होता है कांस्टेंट को प्लेस करना, ये अलाउ है। कैन नॉट यूज़ टू बेस रजिस्टर टुगेदर, दो बेस रजिस्टर को हम एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। इस चीज़ को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। ऊपर देखिए हमने दो को इकट्ठा यूज़ नहीं किया था, है ना, तो देखिए ये भी हमारे पास एक बेस रजिस्टर था और ये भी, इनको हमने इकट्ठा यूज़ नहीं किया बल्कि डिफरेंटली यूज़ किया है, तो ये भी हमारे पास एक इलीगल है। इसी तरह हम दो इंडेक्स रजिस्टर को भी इकट्ठा यूज़ नहीं कर सकते, ये भी हमारे पास इलीगल होता है। DS, SS, CS, ES कैन नॉट यूज़ इन साइड ब्रैकेट फॉर एड्रेसिंग। तो CS, DS, SS एंड ES को कभी भी हम अपनी ब्रैकेट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते ड्रेसिंग के लिए। ये पॉइंट स्टूडेंट अगर आप याद कर लेते हैं ना तो पक्की बात है कि आपका पूरा का पूरा लेक्चर कवर हो जाता है, लेकिन असली जो पॉइंट है कि आपने करना याद है इसको। डिफाइन नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज अ कीवर्ड, सॉरी
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लिसिट इनवैलिड एड्रेसिंग। तो इनवैलिड यानी कि एक रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर के अंदर नहीं कर सकते, वो हमारे पास क्या होता है, इलीगल। बी एक्स डिफ़ॉल्ट टू विच, बी एक्स किसके साथ डिफ़ॉल्टली कंबाइन होता है हमारे पास, बी एक्स हमारे पास कंबाइन होता है आई गेस एस एस के साथ, सॉरी डी एस के साथ। बी पी डिफ़ॉल्ट टू विच सेगमेंट, जो बी पी है वो डिफ़ॉल्टली किस सेगमेंट के साथ अटैच होता है या फिर उसके साथ मिलकर काम करता है, तो एस एस के साथ करता है। विच रजिस्टर इज़ नॉर्मली यूज एज सोर्स इंडेक्स, एस आई। विच इंस्ट्रक्शन ऐड अ कॉन्स्टेंट ऑफसेट, कॉन्स्टेंट ऑफसेट कौन सी इंस्ट्रक्शन ऐड करती है डिस्प्लेसमेंट टू ए एक्स, तो हमारे पास बी एक्स प्लस टू हमारे पास ऐड करती है। ये अगेन स्टूडेंट अगर इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई चीज़ गलत हो जाती है ना, तो वो आपको ठीक बता देता है, आपको ज़रूरत नहीं है हैंड आउट को इतना ज़्यादा देखने की, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएंगी। आर एस एस डी एस ई एस आर अलाउड इनसाइड द ब्रैकेट, नो नहीं अलाउड। टू मूव द नेक्स्ट वर्ड इन एन एरे वी मस्ट ऐड डैश टू इंडेक्स। अगर आप एरे के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप फोर, ओ माई गॉड स्टूडेंट, टू मूव द नेक्स्ट वर्ड इन अ एरे, अगर आप एरे के अंदर नेक्स्ट वर्ड को मूव करवा रहे हैं तो मस्ट ऐड करेंगे टू के इंडेक्स को, ठीक है। देखें वर्ड की बात हो रही है ना, आई एम सो सॉरी स्टूडेंट, मुझसे मिस्टेक हो गई है, आप हमेशा टू के साथ प्ले करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके लॉन्ग एंड शॉर्ट्स। तो वाई इंस्ट्रक्शन मूव एक्स बी एक्स इज़ इलीगल, क्यों इलीगल है, क्योंकि हमारे जो दो बेस रजिस्टर है एक सिंगल एड्रेसिंग कैलकुलेशन हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर सकते, ये स्ट्रिक्ट है हमारे आर्किटेक्चर में, इन दोनों को कंबाइन करना अलाउ नहीं है। वाई सेगमेंट इज़ असेस्ड बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन यूजिंग मूव ए एक्स बी पी, तो ये डिफ़ॉल्टली क्यों असेस हो जाता है, क्योंकि जो एस एस होता है स्टैक सेगमेंट होता है, बिकॉज बी पी इज़ एक्सप्लिसिटली अ स्टैक बेस पॉइंटर, एक्सप्लिसिटली एक स्टैक बेस पॉइंटर है जो डिज़ाइन किया जाता है हमारे लोकल वेरिएबल्स के पास, एक्सप्लेन करना है बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड को। तो ये मैंने ऊपर भी आपको कवर करवा दिया है स्टूडेंट, इसको आप वीडियो पॉज करके जस्ट वॉच कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं हम, बिट वाइज एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो एंड ऑपरेशन सेट बिट इफ़ बोथ आर वन, ठीक है भाई, हमारी बिट अगर दोनों वन है तो ही वन आएगा। यूज्ड फॉर मास्किंग, ये किसके लिए यूज़ होता है, हमारी मास्किंग के लिए, और मास्किंग क्या होती है, द बिट, बहुत सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आर ऑपरेशन किसके लिए यूज़ होता है, आर ऑपरेशन सेट करता है हमारी बिट्स को अगर कोई एक भी वन हो जाए, और ये यूज़ होता है सेटिंग के लिए, और किसकी सेटिंग के लिए, एक बिट को सेट करने के लिए। एक्स और जो हमें होता है वो क्या करता है, ऑपरेशन सेट्स बिट इफ़ डिफरेंट, अगर जो बिट्स होती हैं वो डिफरेंट हो तो सेट करता है। यूज़ फॉर टॉगलिंग, जो टॉगल करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। आर क्लियरिंग द रजिस्टर, या फिर रजिस्टर को क्लियर करने के लिए, किस तरह, एक्स और ए एक्स, आर एक्स और ए एक्स। तो नोट ऑपरेशन किसके लिए यूज़ होता है, इन्वर्ट करने के लिए, यानी कि हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। इफेक्टेड फ्लैग ऑफ एंड, इफेक्टेड फ्लैग ऑफ एंड क्या होते हैं हमारे पास, इसकी इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, सी एफ इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ओ एफ इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि हमारा जो काउंटर फ्लैग है, हमारा जो हमारे पास जो ऑफ सेट फ्लैग होता है, इसके अलावा हमारे पास इसे क्या कहते हैं हम, प्री सेट फ्लैग होता है, और डिफरेंट ये जो हमारे अपडेट फ्लैग होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, अफेक्टेड फ्लैग कहते हैं। मास्किंग, अब हमारे पास नेक्स्ट है कि मास्किंग क्या होती है। मास्किंग हमेशा रिटेन करती है ओल्ड वैल्यू को विद फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ज़ीरो आउट विद ज़ीरोज़ यूजिंग एंड। तो मास्किंग स्टूडेंट याद रखना है, ओल्ड वैल्यू को फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या करती है, रिटेन करती है, और ज़ीरो आउट करती है ज़ीरोज़ यूजिंग एंड के साथ। और एस एच एल यानी कि शिफ्ट लेफ्ट, ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करवा देता है टू के साथ, शिफ्ट कर देता है हमारी बिट को लेफ्ट साइड पर, और फिल्स विद ज़ीरो, और फिल कर देता है ज़ीरो के साथ। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है वो हमारे पास सी एफ फ्लैग के पास चली जाती है। एस एच आर यानी कि शिफ्ट राइट, तो शिफ्ट राइट क्या करता है, देखें लेफ्ट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था हमारी साइंड बिट के साथ, ठीक है, और हमारी राइट के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है अनसाइंड बिट का टू के साथ, शिफ्ट कर रहा है लेफ्ट की जानिब, ये देखिए ये शिफ्ट कर रहा था लेफ्ट की तरफ, ये शिफ्ट कर रहा है हमारे राइट की तरफ, और ये फिल कर रहा है हमारी फाइल को ज़ीरो के साथ, ये चीज़ सेम ही है हमारे पास। और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी उसको सी एफ को दे रहा है, और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को
CF को दे रहा है। तो अगर आप इसको ऐसे कंपेयर करके करेंगे ना तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। SAR जिसे हम शिफ्ट अर्थमेटिक राइट भी कहते हैं, ये डिवाइड करता है साइन को बाय 2 और रिटेन करता है साइन बिट को। रोटेट ऑपरेशन कौन से होते हैं? ROL, ROR, RCL, यानी कि रोटेट थ्रू कैरी बिट, रोटेट थ्रू लेफ्ट कैरी बिट, ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये हमारे पास रोटेट ऑपरेशंस होते हैं। आपने इनको एज इट इज़ याद कर लेना है। ये देखें, अगर आप इसको यहाँ पर देखें, इसे स्टिमुलेट करना चाहें तो ये देखें कोड बिल्कुल एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको डायरेक्टली आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इधर से कंसेप्ट प्ले करें या इधर से, बात एक ही है। यहाँ पर तो सिंपली हमने थ्योरी के थ्रू किया है और यहाँ पर फिर आपको ना छोटी छोटी एग्जांपल्स भी दी गई हैं साथ साथ। इसको पढ़ने के बाद अगर आप इसे देखेंगे तो ईजिली आप कोड को भी अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अफेक्टिंग फ्लैग ऑफ एंड ऑपरेशन मार्क्स। अफेक्टिंग फ्लैग्स हमारे पास कौन से होते हैं? शिफ्टिंग द इंटीजर 5 लेफ्ट बाय 1 बिट रिजल्ट। अगर आप 1 बिट को शिफ्ट करवा देते हैं तो आपके पास 10 रिजल्ट आता है। ये देखिए, ये पास्ट पेपर से आपका MCQ आया है। विच इंस्ट्रक्शन मोस्ट एफिशिएंटली क्लियर द रजिस्टर। ऐसी कौन सी हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है जो मोस्टली क्लियर कर देती है हमारे रजिस्टर को? अब याद करें स्टूडेंट, अभी हम ऊपर ही डिस्कस करके आए हैं कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है जो क्लियर करने के लिए यूज़ होती है। तो नो एक्स और AX ये हमारी इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है। इन RCR ऑपरेशन अ कैरी बिट इंसर्टेड फ्रॉम। RCR ऑपरेशन में कैरी बिट को कहाँ पर इंसर्ट किया जाता है? लेफ्ट पर। क्लियर अ स्पेसिफिक बिट, क्लियर करने के लिए हम एक्सोर को एंड को यूज़ करते हैं। विच शिफ्ट ऑपरेशन स्पेसिफिकली रिटेन द साइन बिट। ऐसा कौन सा हमारे पास ऑपरेशन होता है जो रिटेन कर रहा होता है साइन बिट्स को? डेट इज़ SAR। टू टेस्ट स्पेसिफिक बिट टू 1। अगर हमने स्पेसिफिक बिट को टेस्ट करना हो 1 को तो वो हमारी नो और ऑपरेशन यूज़ होता है। तो इसके लॉन्ग को हम देख लेते हैं। आपने प्रोसीजर लिखना है एक सिलेक्टिव बिट को क्लियर करने का। तो यहाँ पर आप प्रोसीजर देख सकते हैं कि सोर्स ऑपरेंड इज लोडेड विद मास कंटेनिंग 0 होगा पोजीशन पर, किसकी पोजीशन पर? टू बी क्लियर्ड, ताकि उसकी जो पोजीशन है उसको हम क्लियर कर दें। एंड 1 एट द पोजीशन, एंड 1 उस पोजीशन पर होगा जिसको हमने रिटेन करना है, ठीक है। और इसके लिए हम एंड ऑपरेशन को इम्प्लाई करेंगे। इसी तरह X और AX डू एंड Y इट इज़ प्रेफर्ड। तो ये क्या करता है? ये हमारी ऑल बिट्स को AX के अंदर 0 सेट कर देता है। और बिकॉज एक्सोरिंग आइडेंटिकल बिट्स ऑलवेज रिजल्ट 0। तो एक्सोर की जो आइडेंटिकल बिट्स होती हैं उनका 0 आंसर आता है। तो इस वजह से है कि हम इसको प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये जनरेट करता है बहुत शॉर्टर और फास्ट मशीन कोड विद देन मूव AX 0। तो इसका जो कोड होता है ना वो छोटा होता है मुकाबले में किसके? मूव AX 0 के। लॉन्ग में आपने क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन SHR SAR को लिखना है, तो इसे आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, सिंपल सा है। लेक्चर नंबर 7, मल इंस्ट्रक्शन किसके लिए यूज़ होती है? मल इंस्ट्रक्शन इज स्ट्रिक्टली फॉर साइन मल्टीप्लिकेशन। अनसाइन मल्टीप्लिकेशन के लिए स्ट्रिक्ट होती है। आई मल किसके लिए यूज़ होती है? इट इज़ यूज्ड फॉर साइंड मल्टीप्लिकेशन। ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इफ़ ऑपरेंड इज़ 8 बिट, अगर एक ऑपरेंड 8 बिट है तो AL इज़ इम्प्लिसिटली मल्टीप्लाइड। तो AL इम्प्लिसिटली मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट हमारा जो होगा वो AX में जाएगा। इसके बाद है इफ़ ऑपरेशन इज 16 बिट, अगर ऑपरेशन 16 बिट है तो हमारा जो AL है वो इम्प्लिसिट इम्प्लाइड होगा और रिजल्ट जो होगा वो किसके अंदर जाएगा? DX के अंदर, यानी कि DX और AX के अंदर 32 बिट के अंदर। ये जो आपका कंसेप्ट है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये MCQ में आपका बार बार पूछा जा रहा होता है, तो आपने इसको माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है डेव इज स्ट्रिक्टली यूज फॉर अनसाइंड बिट। डेव यूज होता है अनसाइंड बिट डिवीजन के लिए। अनसाइंड डिवीजन के लिए अगर ऑपरेंड 8 बिट का हो तो AX डिवाइड होगा और ये जो हमारा क्यूशेंट होगा वो जाएगा AL के अंदर और रिमाइंडर जाएगा AH के अंदर। ये आपने याद करना है। अगेन बार बार बोलने का मकसद यही है कि आप हैंड आउट नहीं कर रहे, आप लेक्चर नहीं ले रहे, तो इसको ज़रूर करें अगर आप 80% स्कोर करना चाहते हैं तो। इफ़ ऑपरेंड इज 60 बिट, अगर ऑपरेंड 16 बिट है तो हमारा जो DX डिवाइड होगा AX के साथ, ये दोनों यानी ये देखें ये हमारे पास सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो ये AX डिवाइड होकर किसके अंदर चला जाएगा? DX के अंदर, और क्यूशेंट हमारा जाएगा AX के अंदर और रिमाइंडर जाएगा DX के अंदर। डिवीजन बाय 0 ऑटोमेटिकली काज अ CPU इंटरप्ट। तो डिवाइड 0 एक CPU इंटरप्ट को काज कर देती है। रजिस्टर यूज्ड इन मल्टीपल
एंड डिवीजन आर इम्प्लिसिट। जो रजिस्टर यूज़ होते हैं डिवीजन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए वो हमारे पास क्या होते हैं, इम्प्लिसिट होते हैं। डी एक्स आर हार्ड कोडेड, डी एक्स और ए एक्स हार्ड कोडेड होते हैं। शिफ्टिंग इज़ मच ईजियर, शिफ्टिंग जो होती है वो मच फास्टर होती है अल्टरनेटिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय पावर बाय जीरो। तो शिफ्टिंग ज़्यादा ईजी है हमारी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से। इन 8xMUL द इम्प्लाइड मल्टीप्लिकेंड इज़ ऑलवेज, इम्प्लाइड जो मल्टीप्लिकेंड होता है वो हमेशा क्या होता है, तो वो हमारे पास AX होता है। इन 16 बिट द 30 बिट रिजल्ट इज स्टोर्ड इन DX AX। इन 8 बिट डिवाइड की अगर हम बात करें तो रिमाइंडर कहाँ पर जाकर स्टोर हो रहा होता है, तो रिमाइंडर AH के अंदर स्टोर हो रहा होता है। इन 16 डेफ द डिवाइडेंड इज एक्सप्लिसिटली एज्यूम टू बी, एज्यूम हम इसको क्या कर लेते हैं AX DX AX यानी कि उसके ऑपोजिट, ऊपर वाले के ऑपोजिट। विच इंस्ट्रक्शन एक्सप्लिसिटली डज साइंड डिवीजन, कौन सी जो इंस्ट्रक्शन है हमारे पास साइंड डिवीजन करती है, तो आई डेफ साइंड करती है और आई डेफ हमारी साइंड को कर रही होती है और डेफ अनसाइंड को कर रही होती है। इफ़ क्वेश्चन एक्सीड रजिस्टर साइज ड्यूरिंग डेफ, अगर जो हमारा क्वेश्चन है उसने एक्सीड कर दिया है हमारे रजिस्टर साइज को डेफ की डिवाइड की इंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो व्हाट हैपन, तो क्या होगा, डिवाइड ओवरफ्लो इंटरप्ट हो जाएगी। टू मल्टीप्लाई AX by 2 द एब्सोल्यूट क्विकेस्ट मेथड इज, तो एब्सोल्यूट जो क्विकेस्ट मेथड है हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास या तो हम ऐड AX को AX के अंदर करवा सकते हैं या फिर हम शिफ्ट करवा देते हैं AX को 1 के साथ। तो ये दोनों ही हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये हमारे लिए ज़्यादा फास्टर हैं। वट इज़ द रिजल्ट स्टोर्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन MX BX, तो आप इसको देख लें स्टूडेंट, ऊपर डिस्कस हो चुका है। वेयर आर द क्वेश्चन रिमाइंडर स्टोर इन 16 बिट, कहाँ पर स्टोर होते हैं, क्वेश्चन AX में होता है, रिमाइंडर DX में होता है। एक्सप्लेन द स्ट्रिक्ट रजिस्टर रूल्स फॉर 8 बिट डिवीजन, इसको हम देख लेते हैं। 8 बिट डिवीजन के लिए हमारे जो रूल्स हैं वो ये हैं कि डिवाइडेंड मस्ट बी 60 बिट नंबर एंड स्टोर इन AX, डिवाइडेंड को मस्ट है कि वो 16 बिट नंबर हो और वो स्टोर हुआ हो AX के अंदर। द डिवाइजर इज एन 8 बिट रजिस्टर, डिवाइजर जो होगा वो 8 बिट रजिस्टर होगा या फिर वो मेमोरी लोकेशन होगा। और आफ्टर एग्जीक्यूशन AL रजिस्टर गेट द क्वेश्चन एंड AH रजिस्टर गेट द रिमाइंडर। लेक्चर नंबर 8 है हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा जूम करें। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो लीनियरली अनलेस एक्सप्लिसिट ब्रांच बाय द जंप, जो हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होती है या उसका फ्लो होता है वो लीनियरली होता है। कब तक, अनलेस एक्सप्लिसिटली, जब तक कि हम एक्सप्लिसिटली उसे ब्रांच्ड करवा दें एक जंप के साथ। तो हमेशा हमेशा याद रखें कि हमारा एग्जीक्यूशन जो होती है वो लीनियरली ही होता है और एक्सप्लिसिटली अगर हम उसे ब्रांच करवाते हैं ना फिर वो जंप बनता है। तो जंप सिंपली आल्टर द IP एड्रेस, जो जंप होता है वो सिंपली हमारी IP एड्रेस को आल्टर कर देता है। अनकंडीशनल जंप को हम JMP लेबल के साथ शो करते हैं और इसके ऊपर इस तरह से ये जो छोटा सा सिंबल है ये आता है, ये वाला जो सिंबल है। इस जंप रिगार्डलेस ऑफ स्टेट, हम हमेशा जब जंप कर रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ की नहीं परवाह नहीं होती कि उसकी स्टेट क्या है। तो अनकंडीशनल जंप हमेशा बिना कंडीशन की परवाह किए जंप करता है। CMP, तो CMP इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करती है सब्ट्रैक्शन को बट डजंट स्टोर द रिजल्ट, ओनली अपडेट फ्लैग। तो याद रखिए CMP इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करती है लेकिन एड्रेस को तो ये स्टोर जो हमारा रिजल्ट होता है उसको तो ये स्टोर करती ही नहीं है। ये क्या करती है, हमारे जस्ट फ्लैग्स को अपडेट करवा देती है। अब फ्लैग अपडेट बाय CMP क्या होते हैं, ZF, CF, SF, OF, FP, PF एंड AF। कंडीशनल जंप क्या करती है, कंडीशनल जंप हमेशा फ्लैग को चेक करती है। जैसे हमारे पास JZ का मतलब क्या होता है, जंप इफ 0 फ्लैग इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 1 और JNZ क्या होता है, जंप इफ नॉट 0। तो ये दो ही कंडीशंस होती हैं हमारी कंडीशनल जंप के अंदर और इन दोनों का आपने ये भी याद कि JZ क्या करता है, जंप करता है अगर 0 हो और JNZ क्या करता है कि जंप इफ नॉट 0। JE क्या करता है, जंप इफ इक्वल, इट इज़ अ सिनम ऑफ JZ। तो AG का हमारे पास सिनम होता है, बिल्कुल उसके जैसा ही होता है। और JA हमारे पास क्या करता है, जंप इफ अप फॉर द
अनसाइंड, एंड जी क्या करता है हमारे पास जंप इफ ग्रेटर द साइंड मैथ, और जे बी क्या करता है जंप इफ लो फॉर अनसाइंड, और जे एल क्या करता है जंप इफ लेस फॉर अनसाइंड। ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना, ये जो साथ साथ लिखी हुई है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेम सी है, इनमें कोई एज इट इज़ खास डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास फार जंप इज एब्सोल्यूट एंड प्रोवाइड बोथ सेगमेंट एंड ऑफसेट। तो फार जंप होता है वो हमें बोथ देता है, उसका ऑफसेट भी देता है और उसके सेगमेंट को भी देता है। विच जंप इज एब्सोल्यूट एंड नॉट पोजीशन रिलेटिवली। ऐसा कौन सा जंप होता है जो एब्सोल्यूट होता है? तो हमारे पास फार जंप एब्सोल्यूट होता है। CAMP इंस्ट्रक्शन क्या करती है? CMP इंस्ट्रक्शन हमेशा हमारे पास फ्लैग को ओनली मॉडिफाई करती है। JE जंप इफ इक्वल टेक्निकली चेक फ्लैग, जो जंप इक्वल है वो किस फ्लैग को टेक्निकली चेक करती है? ZGF को। सिनम ऑफ JZ, जो हमारे पास सिनम है JZ का वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। JE हमारे पास सिनम होता है अनसाइन नंबर ग्रेटर इट इज टर्म्ड। अगर ग्रेटर है, कोई अनसाइन नंबर है वो हमारे पास ग्रेटर है तो उसे हम क्या कहेंगे? अबव। और JMP is considered as a jump. JMP is considered as a unconditional jump. Short jump use relative offset exactly. कितने offsets को ये यूज कर रहा होता है? 8 फीट की offset को यूज कर रहा होता है। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन JA एंड JZ। तो आप इसको यहाँ पर आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, कॉपी पेंसिल पर नोट कर लें क्योंकि बुक के अंदर से इसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाउ डज द CMP इंस्ट्रक्शन वर्क टेक्निकली, किस तरह से वर्क करती है ऊपर हम डिस्कस करके आए हैं। आपने शॉर्ट, नियर और फार जंप का कंसेप्ट लिखना है। लेक्चर नंबर 9, लूप्स इन असेंबली। लूप इंस्ट्रक्शन लूप ऑटोमेटिकली जंप द कंट्रोल, ऑटोमेटिकली जंप करती है कंट्रोल को। स्टूडेंट यहाँ पर एक छोटी सी बात कि जब भी अजान हो उसका एहतराम करना हम सब पर फ़र्ज़ है। तो इस तरह से स्टूडेंट एक तो हमारी दीनी जो हमें तालीम है हम उसको फॉलो करते हैं, उसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी के अंदर एक खूबसूरती पैदा हो जाती है, एक डिसिप्लिन पैदा हो जाता है और जो हमारी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करता है। जैसे मैंने लेक्चर देते हुए जो ब्रेक लिया उससे मैंने खुद को अच्छा महसूस किया और अपने रब के साथ कनेक्शन को बिल्ड किया। तो इसी तरह से स्टूडेंट हम छोटी छोटी अपनी 5-10 सेकंड की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे अपनी ज़िंदगी को बहुत पुरसुकून कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। It is implicitly and permanently use the CX register as its counter। तो implicitly और permanently हम अपने CX register को काउंटर के तौर पर ही यूज़ करते हैं। लूप लेवल जो होता है वो डिक्रीज कर देता है CX को बाय 1, जबकि if CX is not equal to 0, अगर हमारा जो CX है वो 0 नहीं होता तो it jump to the label, तो ये लेवल पे जंप कर जाता है। if CX is 0 before the loop, अगर लूप चलने से पहले फॉर एग्जांपल हमारा जो CX है वो 0, तो क्या होगा? लूप हिट करेगा इट रैप और ये रैप करवा देगा किसको? FFF यानी कि 65535 आइट्रेशन को। तो हमेशा याद रखें कि अगर हमारा जो CX है वो 0 हो जाता है हमारे लूप पहले ही, तो वो क्या करवा देता है? रैप करवा देता है 4 टाइम्स F के साथ। JCXC, तो ये हमारे पास क्या थी? जंप इफ CX इज 0, अगर हमारा CX 0 है तो ये क्या करता है? ये यूज़ करता है टू चेक द CX बिफोर द लूप स्टार्ट। तो CX को ये तब चेक करता है कि क्या हमारा लूप स्टार्ट हो चुका है या नहीं हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास लूप कैन बी यूज्ड कैन आल्सो बी मेड मैनुअली बाय डेक CX एंड JNZ लेबल। तो हम लूप्स को दो तरह से बना भी सकते हैं। कौन सी दो कमांड्स के थ्रू बना सकते हैं? डेक CX के साथ और JNZ लेबल के साथ। एरे आर प्रोसेस्ड एफिशिएंटली, ये हमारे पास प्रोसेस्ड होती है एफिशिएंटली यूजिंग लूप को यूज़ करते हुए अलोंग साइड BX R SI। तो हमारी जो एरे होती हैं वो किसको यूज़ करती हैं? लूप। पहला MCQ और किसके अलोंग साइड यूज़ करती हैं? BX के हमारी जो ब्रेसेस लगाकर BX और SI यानी कि सोर्स इंडेक्स और बेस रजिस्टर को। नेस्टेड लूप अब क्या करती है? नेस्टेड लूप एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड सेविंग आउटर CX, ये हमारे पास रिक्वायर करती है आउटर CX को की सेविंग को
और बिफोर किससे, विया स्टैक पुश सी एक्स, किसके थ्रू, स्टैक पुश के थ्रू करती है, बिफोर किससे पहले, इनर लूप से पहले। तो हमेशा याद रखें कि नेस्टेड जो होती है वो हमारे स्टैक के थ्रू सी एक्स को पुश कर देती है इनर लूप से पहले, किसके लिए, ताकि वो सेव कर सके आउटर सी एक्स को। डेटा डेफिनेशन हमारे पास डीबी होती है 1 2 3, जो क्रिएट कर देती है एक सीक्वेंटल बाइट इन मेमोरी। तो क्या करती है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अ काउंटर मस्ट बी इनिशियलाइज्ड प्रॉपर्ली बिफोर द लूप बिगन। एक काउंटर को इनिशियली हमें इनिशियलाइज कर लेना चाहिए प्रॉपर्ली, किससे पहले, इससे पहले कि हमारा जो लूप है वो बिगिन हो। विच रजिस्टर ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट द लूप इंस्ट्रक्शन cx, if cx 0 initially, how many times the loop execute, loop will execute 65536, which what is the loop label exactly equivalent to, loop label हमारे पास decrement cx j and z लेवल को यूज़ करता है, which instruction uniquely jump if cx is 0, ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है वो जंप कर जाती है यूनिकली अगर हमारा cx 0 हो जाता है, तो डेट इज j c x z। नेस्टेड लूप मस्ट हैव आउटर लूप रजिस्टर, आउटर लूप रजिस्टर कौन सा होना चाहिए हमारे पास, तो आउटर लूप रजिस्टर हमेशा cx होना चाहिए। टू मूव, वैसे ही जहाँ पर भी लूप की बात आती है ना स्टूडेंट, तो हम cx को यूज़ कर रहे होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, और स्टैक में भी मैक्सिमम यही यूज़ हो रहा होता है। टू मूव द नेक्स्ट एलिमेंट इन अ बाइट एरे ऐड डैश टू इंडेक्स, तो जब हमने एरे आपको पता है कहाँ पर होती है, 1 पर ही ऐड हो रही होती है। टू मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट, अगर हम मूव कर रहे हो नेक्स्ट एलिमेंट में इन एरे वर्ड बेस्ड जो एरे होती है, तो ऐड हम करते हैं डैश टू इंडेक्स, हम किसके अंदर इंडेक्स को ऐड कर रहे होते हैं, हम 2 के अंदर कर रहे होते हैं, क्योंकि वर्ड हमारे पास 16 बिट होती है और जो हमारे पास बाइट होती है वो 8 बिट होती है, तो 8 के लिए हम 1 को जंप कर रहे होते हैं और हमारी जो वर्ड होती है उसके लिए हम 2 को जंप कर रहे होते हैं। तो हमारा फर्स्ट शॉट है कि लूप इंस्ट्रक्शन को हम मैकेनिकली किस तरह करते हैं, आपने इसे नोट कर लेना है यहाँ से। और जे सी एक्स जी हमारी हाईली रिकमेंडेड क्यों है, क्यों ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लूप से पहले बहुत हाईली यूज़ होती थी, और एक्सप्लेन करना है आपने नेस्टेड लूप को असेंबली के अंदर सेफली। तो इसे जस्ट आप यहाँ से रीड आउट कर लें, इसका कंसेप्ट तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है 10 स्टैक। तो स्टैक इज़ अ लाइफो लास्ट इन आउट डेटा स्ट्रक्चर इन अ मेमोरी के अंदर लाइफो का स्ट्रक्चर होता है किस तरह, जैसे हम प्लेट्स वाली बहुत एग्जांपल देखते हैं, बहुत वाइडली यूज कि जब भी हम प्लेट्स रखते हैं हम उसका एक क्या कहते हैं उसे स्टैक बना लेते हैं। तो जब हमने कोई प्लेट निकालनी होती है, जैसे हम रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं या फिर शादियों में, तो क्या हम सबसे नीचे वाली प्लेट निकालते हैं, नो, हम उसके ऊपर वाली प्लेट निकालते हैं, जो हमने लास्ट पे रखी होती है ना वही हम फर्स्टली उसे लेते हैं। तो ये हमारा स्टैक का प्रिंसिपल होता है। इट ऑपरेट स्ट्रिक्टली इनसाइड द स्टैक सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट के अंदर ऑपरेट कर रहा होता है। टॉप ऑफ द स्टैक इज मार्क डायनेमिकली, टॉप ऑफ द स्टैक को हम डायनेमिकली मार्क करते हैं स्टैक पॉइंटर एसपी के साथ। स्ट्रोक जो हमारा स्टैक होता है वो डाउनवर्ड ग्रो करता है इन मेमोरी के अंदर। ये एसपी को डिक्रीज कर रहा होता है ऑन द पुश, और पुश इंस्ट्रक्शन क्या करती है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करती है 2 कहाँ से, फ्रॉम एसपी एंड देन प्लेस डेटा, पहले वो सब्ट्रैक्ट कर देती है 2 को, फिर वो प्लेस कर देती है डेटा को। पॉप क्या करता है, पॉप रीड द डेटा फ्रॉम एसपी, पॉप रीड करता है डेटा को एसपी के अंदर से, देन एड्स 2 टू एसपी, तो ऐड करवा देता है 2 को एसपी के साथ। स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने CS 1 रखी है और उसके साथ ये वाला सब्जेक्ट रखा है, उनके लिए तो बहुत ही मज़े का सब्जेक्ट है, क्योंकि CS 301 में हम उसकी फ्रंट एंड पढ़ रहे होते हैं, और ये जो बैक एंड पे ये सारे काम कैसे हो रहे होते हैं ये हम CS 401 में पढ़ रहे होते हैं। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, उनके तो बहुत ज़्यादा मज़े हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं वो इसको, दोनों कंसेप्ट को रिलेट करके। तो इन 808 ओनली वर्ड 16 कैन बी पुश्ड आर पॉप, तो 808 में 16 बिट्स के वर्ड को हम पॉप या पुश कर सकते हैं। इन अ सिंगल बाइट कैन नॉट बी पॉप्ड फ्रॉम आर पुश्ड, सिंगल बाइट को हम ना तो कर सकते हैं ना पुश कर सकते हैं। कॉमनली यूज टू सेव रजिस्टर्स, रेयरली आर पास पैरामीटर, तो स्टैक ज़्यादातर सेव करने के लिए यूज़ होते हैं रजिस्टर को। रजिस्टर ऑलवेज बी पॉप इन अ रिवर्स ऑर्डर, हमेशा रिवर्स ऑर्डर में हम इनको पॉप करते हैं। तो ये वाला जो स्टैक का आपका टॉपिक है छोटा सा है बिल्कुल। रिलेटिंग टू स्टैक 808 आर्किटेक्चर विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आर्किटेक्चर को अगर हम रिलेट करें तो कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है कि सिंगल बाइट कैन नॉट बी पॉप्ड, ये इसका कंसेप्ट भी है। मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। विच
assembly instruction put the value of ax on the stack. तो ऐसी कौन सी assembly इंस्ट्रक्शन होती है जो पुट कर देती है ax की वैल्यू को? तो that is push ax, सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है. स्टैक पॉइंटर मार्क द स्टैक, जो टॉप पर उसे टॉप स्टैक के मार्क करता रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलीगल, कौन सी हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होती है वो इलीगल होती है? तो पुश डी एल, डी एल की जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास क्या होती है? इलीगल. स्टैक मेमोरी ग्रो डाउनवर्ड, डायनेमिकली डाउनवर्ड तो करती है, लेकिन डायनेमिकली करती है या लोअर एड्रेस यानी कि डाउन से. पुश इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट करती है 2 को. पॉप इंस्ट्रक्शन क्या करती है? पॉप इंस्ट्रक्शन आई गेस करवाती है. अब हम इसका सब्जेक्टिव करते हैं. सब्जेक्टिव के अंदर हमारा जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द इंस्ट्रक्शन पुश डी एल कम्प्लीटली इलीगल? क्यों इलीगल है ये? क्योंकि जो स्टैक ऑपरेशन होता है वो ओनली 16 बिट वर्ड के साथ वर्क करता है. डी एल इज़ एन 8 बिट रजिस्टर एंड कैन नॉट पुश अ सिंगल बाइट. सिंगल बाइट को ये पुश नहीं करता. डिस्क्राइब लाइफो इन स्पेसिफिक ऑफ द असेंबली स्टैक. तो जो हमारा लाइफो किस तरह से काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले प्रिंसिपल पर. एक्सप्लेन द एग्जैक्ट जो हमारे पास मैकेनिज्म है पुश और पॉप. तो ये CS 301 में भी आपने पढ़ा होगा. होप सो स्टूडेंट आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी. स्टूडेंट अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो काइंडली लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट ज़रूर करें. और अगर आप नेक्स्ट 8 लेक्चर चाहते हैं तो मुझे आप प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं. दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा. फ़ी अमानिल्लाह एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट.